नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो खेती के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे खेती के सबसे बड़े दुश्मन यानी फंगस के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई बिना बीमारी की पहचान किए बाजार से महंगी दवाइयां लाकर डाल देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। इसका कारण है सही जानकारी की कमी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम फंगस का पूरा विज्ञान समझेंगे। फंगस क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, किस फसल में कौन सी फंगस लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस फंगस के लिए कौन सा टेक्निकल सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हम रसायनों के ग्रुप और उनके काम करने के तरीके पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंगस की पूरी ABCD। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह फंगस या फफूंद है क्या। सरल वैज्ञानिक भाषा में कहें तो फंगस एक प्रकार का परजीवी पौधा है। इसमें अपना भोजन बनाने की क्षमता यानी क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह जीवित रहने के लिए आपकी हरी भरी फसलों पर हमला करता है और उनसे पोषण चूसता है। फंगस को पनपने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली है नमी और दूसरा है तापमान। जब वातावरण में नमी 70% से ज्यादा हो जाती है और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो फंगस का हमला सबसे तेज होता है। अब हम बात करेंगे फंगस के वर्गीकरण की। अगर आप इलाज सही करना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपकी फसल में लगी फंगस किस खानदान से है। वैज्ञानिक रूप से कृषि में नुकसान पहुंचाने वाली फंगस को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है ओमाइसेट्स। इसे हम वाटर मोल्ड या गीली फंगस भी कहते हैं। इसमें डाउनी मिल्ड्यू और फाइटोफ्थोरा जैसे रोग आते हैं। किसान भाइयों ध्यान दें, यह वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर साधारण फफूंदनाशक काम नहीं करते। इसके लिए विशेष रसायनों की जरूरत होती है। दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसेट्स। यह फंगस का सबसे बड़ा परिवार है। आपकी फसलों में लगने वाला पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और तना गलन इसी वर्ग में आते हैं। तीसरा वर्ग है बेसिडियोमाइसेट्स। इसमें मुख्य रूप से रस्ट यानी गेरुई रोग और स्मट यानी कंडवा रोग आते हैं, जो आप गेहूं या सरसों में देखते हैं। चौथा वर्ग है ड्यूटरमाइसेट्स। इसे हम अपूर्ण कवक भी कहते हैं। फसलों में लगने वाला अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा और विल्ट यानी उकठा रोग इसी श्रेणी में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपने खेत में खड़े होकर फंगस की पहचान कैसे करेंगे। अलग अलग रोगों के लक्षण अलग अलग होते हैं। हम प्रमुख 7 प्रकार के फंगल रोगों की पहचान करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइट यानी झुलसा रोग की। यह 2 तरह का होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अगेती झुलसा में पत्तियों पर गोल गोल छल्लेदार धब्बे बनते हैं जो देखने में किसी टारगेट बोर्ड जैसे लगते हैं। वहीं पछेती झुलसा बहुत खतरनाक होता है। इसमें पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं और बहुत तेजी से पूरा पौधा काला पड़ जाता है। अगर खेत में जाने पर सड़े हुए मांस या मछली जैसी बदबू आए तो समझ लीजिए कि पछेती झुलसा का अटैक हो चुका है। दूसरा प्रमुख रोग है मिल्ड्यू यानी आसिता। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें पत्तों के ऊपर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है, जैसे किसी ने राख छिड़क दी हो। यह बीमारी ठंडे और सूखे मौसम में ज्यादा आती है। दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। इसमें पत्तों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं और ठीक उन्हीं धब्बों के नीचे पत्ते की निचली सतह पर रुई जैसी फफूंद दिखाई देती है। तीसरा रोग है रस्ट या रथुआ। यह मुख्य रूप से गेहूं, मटर और लहसुन में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर लोहे के जंग जैसे लाल, पीले या काले रंग के पाउडर भरे फफोले बन जाते हैं। जब आप इसे हाथ से छूते हैं तो यह पाउडर आपकी उंगलियों पर लग जाता है। चौथा रोग है विल्ट या उकट्ठा। यह जड़ से जुड़ा रोग है। इसमें पौधा ऊपर से तो हरा रहता है, लेकिन अचानक मुरझाकर सूख जाता है। यह फ्यूजेरियम नामक फंगस से होता है। अगर आप ऐसे पौधे की जड़ को चीर कर देखेंगे तो अंदर से वह काली या भूरी दिखाई देगी, क्योंकि फंगस ने पौधे की पानी ले जाने वाली नसों को ब्लॉक कर दिया होता है। 5वां रोग है एंथ्रेक्नोज। इसे श्याम वर्ण भी कहते हैं। यह मिर्च, टमाटर और फलों में ज्यादा आता है। इसमें फलों पर काले रंग के धब्बे बनते हैं जो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं।
छठा रोग है स्मट या कंडवा। यह अनाज वाली फसलों में होता है। इसमें दाने की जगह काला पाउडर बन जाता है, जैसे गेहूं का लूज स्मट या धान का फॉल्स स्मट, जिसे हम हल्दी रोग भी कहते हैं। सातवां रोग है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन। यह बीमारी नर्सरी की अवस्था में आती है। इसमें नन्हे पौधे जमीन की सतह के पास से गल जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। अब हम वीडियो के सबसे विस्तृत भाग की ओर बढ़ते हैं। हम एक एक करके प्रमुख फसलों की बात करेंगे और जानेंगे कि किस फसल में कौन सी फंगस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और उसका स्पेसिफिक इलाज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की प्रमुख फसल धान की। धान में फंगस के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट और फॉल्स स्मट। ब्लास्ट रोग में पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं, जो बीच से राख के रंग के और किनारे से भूरे होते हैं। इसके इलाज के लिए आप ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है शीथ ब्लाइट। इसमें तने पर सांप की केचुल जैसे बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए हेक्साकोनाजोल या वैलिडामाइसिन का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। तीसरा है हल्दी रोग। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव बालियां निकलने से पहले करना चाहिए। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में सबसे ज्यादा डर रस्ट यानी गेरुई का होता है। पीला रथवा, भूरा रथवा और काला रथवा। पीला रथवा में पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती हैं। जैसे ही आपको यह लक्षण दिखें, तुरंत प्रोपिकोनाजोल 25% EC या टेबुकोनाजोल का छिड़काव करें। गेहूं में करनाल बंट भी एक समस्या है, जिससे बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। अब आते हैं सब्जियों पर। आलू और टमाटर, इन दोनों फसलों का सबसे बड़ा काल है लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। अगर मौसम में कोहरा है और बादल छाए हुए हैं तो किसान भाइयों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। बचाव के लिए मैकोजेब 75% का छिड़काव करते रहें। लेकिन अगर बीमारी आ गई है तो आपको साइमोक्सानिल और मैकोजेब के मिश्रण या फिर डाइमेथोमोर्फ जैसे रसायनों का प्रयोग करना होगा। मिर्च की फसल में सबसे ज्यादा समस्या आती है डायबैक और फ्रूट रॉट की। डायबैक में टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। इसके लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। दलहनी फसलों जैसे चना और अरहर में सबसे बड़ी समस्या उकठा रोग की है। उकठा रोग का कोई भी रासायनिक इलाज खड़ी फसल में 100% कारगर नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाजिम से उपचारित करके ही बोएं। अगर खड़ी फसल में समस्या आती है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी दवा का घोल बनाकर जड़ों में डाल सकते हैं। अब हम वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपको एक एक्सपर्ट किसान बनाएगा। हम बात करेंगे फफूंदनाशकों यानी फंगीसाइड के प्रकार और उनके काम करने के तरीके की। बाजार में सैकड़ों नाम से दवाएं आती हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में काम करती हैं। पहली श्रेणी है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यानी संपर्क फफूंदनाशक। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दवाएं फंगस के संपर्क में आते ही उसे मार देती हैं। ये दवाएं पत्तों के ऊपर एक कवच बना देती हैं। इनका असर 7 से 10 दिन तक रहता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं मैनकोजेब, जिसे आप M45 के नाम से जानते हैं। दूसरा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो फंगस और बैक्टीरिया दोनों को मारता है। तीसरा है सल्फर, जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे सस्ता और अच्छा है। और चौथा है क्लोरोथैलोनिल, जो सब्जियों के लिए बेहतरीन है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल हमें बीमारी आने से पहले बचाव के रूप में करना चाहिए। दूसरी श्रेणी है सिस्टमिक फंगीसाइड यानी दैहिक फफूंदनाशक। ये दवाएं बहुत आधुनिक हैं। छिड़काव करने के बाद ये पौधे के सिस्टम में घुस जाती हैं और पूरे पौधे में फैल जाती हैं। अगर फंगस पत्ते के अंदर या तने के अंदर छिपी है तो ये दवाएं वहां जाकर उसे मार गिराती हैं। बरसात के मौसम में ये बहुत कारगर होती हैं, क्योंकि छिड़काव के 2-3 घंटे बाद अगर बारिश हो जाए तो भी दवा अपना काम करती रहती है। इसके कुछ प्रमुख ग्रुप हैं। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध ग्रुप है ट्राइजोल ग्रुप। इसमें टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल और हेक्साकोनाजोल जैसी दवाएं आती हैं। यह ग्रुप रस्ट और लीफ स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ग्रुप है स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप।
ये आज के समय का सबसे एडवांस ग्रुप है। इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आते हैं। यह ग्रुप न केवल फंगस को मारता है बल्कि पौधे को हरा भरा रखने और पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है। इसे हम एमिस्टार टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ग्रुप है बेंज़िमिडाज़ोल ग्रुप, जिसमें कार्बेंडाजिम आता है। यह एक पुराना लेकिन बहुत प्रभावी सिस्टमिक फंगिसाइड है जो बीज उपचार और जड़ रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरी श्रेणी है ट्रांसलैमिनार फंगिसाइड। यह एक विशेष श्रेणी है। इसमें दवा पत्ते की ऊपरी सतह पर गिरने के बाद पत्ते के आर पार होकर निचली सतह तक पहुंच जाती है। चूंकि बहुत सारी फंगस पत्ते के नीचे छिपी होती है, इसलिए ये दवाएं बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, किस बीमारी में कौन सा केमिकल मिलाएं? इसे हम फंगिसाइड कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या आपको समझ न आए कि कौन सी फंगस है, तो हमें दो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन वाली दवाओं का मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए। पहला सुपर कॉम्बिनेशन है मैकोजेब और मेटालेक्सिल। यह रिडोमिल गोल्ड के नाम से बाजार में मिलता है। यह डाउनी मिल्ड्यू और पछेती झुलसा का ब्रह्मास्त्र है। मेटालेक्सिल अंदर जाकर काम करता है और मैकोजेब बाहर से सुरक्षा देता है। दूसरा सुपर कॉम्बिनेशन है एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल। यह एमिस्टार टॉप के नाम से प्रसिद्ध है। यह सब्जी वर्गीय फसलों, खासकर मिर्च, टमाटर और ककड़ी के लिए एक बेहतरीन दवा है। यह लगभग सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल करता है और फसल की क्वालिटी भी सुधारता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, जिसे हम नेटिवो के नाम से जानते हैं। यह धान और गेहूं के लिए बहुत भारी और महंगी दवा है, लेकिन इसका रिजल्ट 100% है। यह शीत ब्लाइट और रस्ट दोनों को पूरी तरह खत्म कर देता है। चौथा कॉम्बिनेशन है फ्लुओपाइरम और टेबुकोनाजोल। यह लूना एक्सपीरियंस के नाम से आता है। यह नई जनरेशन की दवा है जो मुश्किल से मुश्किल फंगस को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों, रसायनों के अलावा जैविक खेती में भी फंगस का बहुत सटीक इलाज है। अगर आप रसायनों से बचना चाहते हैं या अपनी मिट्टी को सुधारना चाहते हैं, तो बायो फंगिसाइड का प्रयोग करें। इसमें सबसे प्रमुख है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है। यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस को अपना भोजन बना लेती है। बुवाई से पहले 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बिखेर दें। इससे उकठा और जड़ गलन की समस्या 70% तक कम हो जाती है। दूसरा जैविक हथियार है स्यूडोमोनास। यह एक बैक्टीरिया है जो फंगस को रोकता है। इसका उपयोग बीज उपचार और खड़ी फसल में छिड़काव दोनों के लिए किया जा सकता है। यह धान के ब्लाइट और बैक्टीरियल रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। अब वीडियो के अंतिम चरण में हम आपको स्प्रे करने की सही तकनीक और सावधानियों के बारे में बताएंगे जो दवा के असर को दोगुना कर सकती हैं। सबसे पहली सावधानी है पानी का पीएच। फफूंदनाशक दवाओं का असर पानी के पीएच पर निर्भर करता है। स्प्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा क्षारीय है तो दवा फट सकती है या उसका असर कम हो सकता है। दूसरी बात, स्टीकर का प्रयोग। फंगस की दवा के साथ हमेशा सिलिकॉन आधारित स्टीकर या स्प्रेडर का इस्तेमाल जरूर करें। फंगस के बीजाणु अक्सर पत्तों के नीचे या ऐसी जगहों पर होते हैं जहां दवा आसानी से नहीं पहुंचती। स्टीकर दवा को पूरे पत्ते पर एक समान रूप से फैला देता है और उसे चिपका देता है, जिससे बारिश होने पर भी दवा धुलती नहीं है। तीसरी बात, नोजल का चुनाव। फंगस के लिए हमेशा हॉलो कोन नोजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह बहुत बारीक फुहारे बनाता है जिससे पौधे के हर हिस्से पर दवा पहुंच जाती है। चौथी बात, दवा बदलने का नियम। कभी भी एक ही टेक्निकल का इस्तेमाल बार बार न करें। अगर आपने पहली बार टेबुकोनाजोल डाला है तो अगली बार एजॉक्सीस्ट्रोबिन का प्रयोग करें। बार बार एक ही दवा डालने से फंगस में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है और दवा काम करना बंद कर देती है। इसे हम रेजिस्टेंस मैनेजमेंट कहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि फंगस से लड़ने के लिए सिर्फ दवा नहीं, बल्कि सही समय और सही पहचान सबसे जरूरी है। अपनी फसल का नियमित निरीक्षण करें। जैसे ही कोई लक्षण दिखे, तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें या हमारे बताए गए लक्षणों से मिलान करें। खेत में साफ सफाई रखें और फसल चक्र अपनाएं।
एक ही खेत में बार बार एक ही फसल न लगाएं। किसान भाइयों, हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में फंगस के विज्ञान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। यह जानकारी बहुत शोध और अनुभव के बाद तैयार की गई है। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी फसल को बचा सकें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।